रात की काली चादर ने पूरे आसमान को ढक लिया था। हवा में ठंडक थी और कमरे की खिड़की के पास सीमा खड़ी थी। वो दूर आसमान में चांद को देख रही थी। आज उसकी शादी की पहली रात थी। वो लाल जोड़े में सजी हुई थी, पर चेहरे पर खुशी का कोई नामो निशान नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली और फिर धीरे से जाकर बिस्तर पर बैठ गई। कमरे में पूरी तरह सन्नाटा था। उसे लग रहा था कि उसका पति शायद आज कमरे में नहीं आएगा। वो रात के 3 बजे तक उसका इंतजार करती रही, फिर थककर तकिए से टेक लगाकर आंखें बंद कर लीं। तभी दरवाजे से क्लिक की आवाज आई। वो एकदम से चौंक गई, सीधी होकर बैठी और घूंघट गिरा लिया। अंदर आने वाले ने उसे देखा। चेहरे पर सख्ती थी। कुछ कदम चलकर वो अंदर आया, बस इतना कहा, देखिए, रात काफी हो चुकी है, आपको भी नींद आ रही होगी। आप चेंज कर लीजिए और अगर हो सके तो बच्चों के कमरे में जाकर सो जाइए। उन्हें रात में अकेले नींद नहीं आती। मैंने सुला तो दिया है, लेकिन पता नहीं फिर से उठ जाएं या नहीं। ये सुनकर सीमा कुछ पल चुप रह गई। उसके लिए ये सब हैरान करने वाला था। कौन पति शादी की पहली रात अपनी बीवी से बच्चों की आया बनने को कहता है? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से सिर हिलाया और उठकर वॉशरूम चली गई। उसने जोड़ा उतार कर सादा सूट पहन लिया और बाहर आई। अरमान उसे ही देख रहा था। उसने कहा, उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगा होगा। सीमा का मन भर आया। उसका दिल किया वहीं जोर जोर से चिल्ला दे कि ये कौन सी शादी की रात है जहां प्यार की जगह जिम्मेदारी दी जा रही है। लेकिन उसने खुद को संभाला और बोली, मुझे नहीं पता बच्चों का कमरा कहाँ है। अरमान बोला, आप बैठिए, मैं देखता हूँ बच्चे जाग रहे हैं या नहीं। इतना कहकर वो बाहर चला गया। सीमा का मन किया कि फूट फूट कर रो दे, लेकिन आंसू आंखों में ही अटक गए। उसने सोचा, क्या इसलिए मैंने शादी की थी? अब तो जो होना था सहना ही पड़ेगा। वो चुपचाप बैठी रही। तभी नौकरानी अंदर आई। अरमान साहब आपको बुला रहे हैं, बच्चों का कमरा दाईं तरफ है। सीमा ने अपना दुपट्टा ठीक किया और बाहर चली गई। वहां दोनों बच्चे जाग रहे थे। अरमान ने कहा, बेटा ये आपकी नई मम्मी है, सीमा मम्मी। इतना सुनते ही छोटा बेटा आयुष चिल्लाने लगा, नहीं, ये हमारी मम्मी नहीं हो सकती। हमारी मम्मी तो वो है ना। उसने दीवार पर टंगी तस्वीर की तरफ इशारा किया। आप उन्हें क्यों नहीं लाए? ये हमें पसंद नहीं है। इतना कहकर आयुष ने सीमा को धक्का दिया और दरवाजा बंद कर दिया। सीमा के गाल लाल हो गए, अंदर खून खौल उठा। उसने कुछ नहीं कहा, बस पलटकर अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद अरमान कमरे में आया। सीमा मुंह फेर कर बैठी थी। अरमान बोला, माफ कीजिएगा, बच्चे की गलती नहीं है। मैंने उसे कहा था कि मैं मम्मी को लाऊंगा, पर वो अपनी असली माँ को समझा। वो इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए आपको गलत मत समझिएगा। सीमा ने आंखें पोंछते हुए कहा, ठीक है, और लाइट बंद कर ली। अरमान बगल में सोने के बजाय फिर से बच्चों के कमरे में चला गया। शादी की पहली रात वो अकेली बिस्तर पर लेटी थी। उसका पति उसे जैसे आया समझकर ले आया था। उसने मन ही मन सोचा, अगर इतना ही था तो कोई आया रख लेता, किसी की जिंदगी से क्यों खेला। उसका दिल किया कि अरमान का कॉलर पकड़कर पूछे, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? लेकिन वो बस सब्र का घूंट पीकर रह गई। फिर उसे याद आया कैसे ये शादी हुई थी। सीमा के पापा बहुत अच्छे कारोबारी थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी, पर वक्त ने पलटी खाई और उनका बिजनेस धीरे धीरे खत्म हो गया। जो दिन खुशहाली में बीतते थे, अब परेशानी में गुजरने लगे। जब सीमा 15 साल की थी, उसके पापा का हार्ट अटैक से निधन हो गया। वो और उसकी माँ मधु देवी जैसे टूट गईं। मधु देवी ने हिम्मत दिखाई और कहा, हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। लेकिन वक्त ने किसी पर रहम नहीं किया। धीरे धीरे रिश्तेदारों ने भी मुंह फेर लिया। एक दिन चाचा आए और बोले, भाई ने जो घर लिया था वो तो मेरे नाम पर है, अब हमें उसकी जरूरत है। यूं माँ बेटी को घर खाली करना पड़ा। वो लोग शहर छोड़कर दूसरे शहर अपने मामा के पास आ गईं। शुरू में मामा और मामी ने बहुत अच्छे से रखा, पर धीरे धीरे असली रंग दिखाने लगे। मधु देवी को ऊपर के छोटे स्टोर रूम में रहने को कहा गया। ऊपर गर्मियों में झुलसने वाली गर्मी और सर्दियों में ठंडी हवा चलती थी, मगर और कोई चारा नहीं था। सीमा सोचती थी, जिस पिता ने हर ख्वाहिश पूरी की, उसके बाद सब क्यों बदल गया। अब तो 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसना पड़ता है। मामी का रवैया दिन ब दिन खराब होता गया।
मामा कभी कभार ऊपर आकर हाल पूछ लेते थे। एक दिन जब मामा आए तो मधु देवी रो पड़ी। भैया, हमें बस 2 वक्त की रोटी चाहिए और कुछ नहीं। आप मुझसे सारा घर का काम करवा लें, लेकिन इज्जत की रोटी चाहिए। मामा को बहुत अफसोस हुआ। वो उन्हें नीचे ले आए, अपने पास वाला कमरा दिया और मामी से कहा, अब से इन दोनों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये मेरी फैमिली है। आज मैं जो हूँ जीजा जी की वजह से ही हूँ। उन्होंने मुझे बिजनेस में संभाला, पैसे भी दिए और कभी हिसाब नहीं मांगा। मामी ये सुनकर अंदर ही अंदर जल उठी, पर अब कुछ नहीं कर सकती थी। उन्हें अपनी ननद और उसकी बेटी को सम्मान से रहना अच्छा नहीं लगता था। मधु देवी सीधी सादी, सब्र करने वाली और मेहनती औरत थी। वो घर का सारा काम करती और बदले में बस 2 वक्त की रोटी मिलती। मामा की 2 बेटियां थीं, दोनों सीमा से बड़ी, मगर खूबसूरती में सीमा उनसे बहुत आगे थी। इसी बात से मामी के मन में जलन और बढ़ गई थी। सुबह सुबह मामी ने दरवाजा खटखटाया। आज रिश्ते वाले आ रहे हैं, मेरी बेटी को देखने। पूरा घर चमकना चाहिए और अच्छा खाना बनाना चाहिए। सीमा और उसकी मां चुपचाप उठ गईं और काम में लग गईं। जब सब तैयारियां पूरी हो गईं और शाम को उनकी दोनों बेटियां सज धज कर बाहर आईं, तो सीमा उन्हें देखकर बहुत खुश थी। बोली, वाह, तुम दोनों तो बहुत प्यारी लग रही हो। इतना सुनते ही दोनों ने हंसते हुए कहा, अरे दूर हट जा यार, हमारा मेकअप खराब हो जाएगा। सीमा बस हल्का सा मुस्कुराकर रह गई। शाम को मेहमान आए तो सीमा की माँ ने कहा, चल बेटा, खाना लगाने में मदद कर। मेहमान ड्राइंग रूम में बैठे थे और ड्राइंग रूम के पास ही डाइनिंग टेबल लगा था। सीमा बार बार वहां से गुजर रही थी और चीजें रख रही थी। तभी एक मेहमान औरत ने पूछा, ये लड़की कौन है? सीमा की मामी बोली, अरे ये तो हमारी हेल्पर है। सीमा के चेहरे से जैसे सारा रंग ही उड़ गया। उसने पीछे मुड़कर देखा और बोली, मामी, आप ये क्या कह रही हैं? ये सुनकर सब मेहमान सन्न रह गए। सीमा की आंखों में आंसू आ गए और वो सीधा अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। उसे अंदाजा नहीं था कि रात में एक ऐसा तूफान उठेगा जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। थोड़ी देर के बाद उसकी माँ कमरे में आई। बोली, क्या हुआ बेटा, मूड क्यों खराब है? उन्हें इस बात की खबर ही नहीं थी कि वहां पर क्या हुआ था। सीमा बोली, कुछ नहीं अम्मा, बस आज पता चल गया कि हम लोग इस घर में कितने अपने हैं। इतना कहते ही दरवाजे पर दस्तक हुई। सीमा की माँ ने दरवाजा खोला तो मामी गुस्से से खड़ी थी। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, क्या समझ रखा है तुम दोनों ने? मेरी बेटियों का हक मार लोगी? याद रखो, उनके माँ बाप जिंदा हैं, किसी को उनका हक खाने नहीं देंगे। सीमा ने हैरानी से उन्हें देखा। वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। उसने कहा, मामी मैंने क्या किया? लेकिन मामी और भड़क गईं। बोली, क्या किया? तुमने अपनी शक्ल दिखा दी। उन्हीं रिश्ते वालों को जो मेरी बेटियों के लिए आए थे, उन्हें तुम पसंद आ गईं और उन्होंने मेरी बेटियों को मना कर दिया। अब ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इतना कहकर मामी ने गुस्से में आकर सीमा को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। सीमा फटी आंखों से उन्हें देखती रह गई। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वो रोते हुए बोली, देखा अम्मा, ये लोग हमारे कभी अपने नहीं हो सकते, चाहे हम जान भी दे दें, इन्हें कभी खुशी नहीं मिलेगी। वो बिस्तर पर लेट गई और सिसकियों में डूब गई। सीमा की माँ ने आसमान की तरफ देखा और रोते हुए बोली, हे भगवान, मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा रास्ता निकाल दे। फिर खुद भी आंसू पोंछकर चुपचाप लेट गई। उनके पास वैसे भी कोई सहारा नहीं था। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। घर में तनाव भरा माहौल था। एक शाम सीमा छत पर बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। सारे काम निपटाकर उसे बस यही वक्त मिला था कि थोड़ी सांस ले सके। तभी सीमा के मामा ने उसे बुलाया। वो नीचे गई तो मामा ने उसे एक खबर सुनाई, ऐसी खबर जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। कमरे में जाकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। बोली, अम्मा, मामा क्या सोचते हैं? मैं उनकी बेटियों की किस्मत के रास्ते की रुकावट हूँ? सीमा की माँ, जो सिलाई मशीन पर बैठी कुछ सी रही थी, मुस्कुराते हुए बोली, नहीं बेटा, तू गलत सोच रही है। तेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़का हर बात से परफेक्ट है। सीमा ने हैरानी से कहा, अच्छा रिश्ता? अम्मा, वो आदमी 32 साल का है, 2 बच्चों का बाप है, टूटा फूटा और थका हुआ इंसान है। उसे अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए मेरे जैसी लड़की चाहिए जो उसके बच्चों को भी संभाले और घर भी चलाए।
ये रिश्ता परफेक्ट कैसे हुआ अम्मा? वो गुस्से में बोलती चली गई। सीमा की माँ ने सिलाई मशीन से हाथ हटाए और हाथ जोड़ते हुए बोली, बेटा हमारे पास अब कोई और रास्ता नहीं है। जो बातें तू यहाँ सुनती है वहाँ वो बातें नहीं सुननी पड़ेंगी। बड़ा घर है, खाने पीने की कमी नहीं होगी, और क्या चाहिए? सीमा की आंखों से आंसू निकल आए। बोली, अम्मा, हर लड़की के कुछ सपने होते हैं शादी को लेकर। वो चाहती है कि उसका पति उसे प्यार करे, उसका ख्याल रखे। मैं भी तो वही चाहती हूँ। पापा जब तक जिंदा थे उन्होंने मुझे राजकुमारी की तरह पाला था। अब मामा मुझे किसी भी आदमी से ब्याह देंगे, आप कम से कम उनका विरोध तो कर सकती हैं। सीमा की माँ की आंखें भर आईं। बोली, मेरा विरोध किसी काम का नहीं होगा बेटी। सीमा अचानक उठ खड़ी हुई। बोली, मैं अभी जाकर मामा को मना कर दूंगी कि मैं किसी ऐसे आदमी से शादी नहीं करूंगी जो मेरे लायक नहीं है, जो 2 बच्चों का बाप है। वो जैसे ही बाहर निकलने लगी, माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, अगर तूने ऐसा किया तो तू मुझे मरा हुआ समझ लेना। सीमा वहीं जम सी गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा दिन भी आएगा। वो अपने फोन को बार बार देख रही थी। उसने उस इंसान को कई कॉल्स और मैसेजेस किए थे जिसने उससे वादा किया था कि वो उसे इस मुसीबत से निकाल ले जाएगा। वो उसका कॉलेज का दोस्त विजय था, जिससे वो दिल से प्यार करती थी। 3 दिन हो चुके थे, लेकिन विजय का नंबर बंद जा रहा था। अब जब 3 दिन गुजर गए और कोई जवाब नहीं आया, तो सीमा ने हार मान ली और मामा को कह दिया कि वो उसकी शादी की तारीख तय कर दें। अगले दिन मामा ने बताया कि अगले शुक्रवार को तुम्हारा ब्याह है। ये सुनकर सीमा को लगा जैसे सांसें रुक गई हों। वो घुटन महसूस करने लगी और ऊपर छत पर चली गई। आसमान की तरफ देखकर रोते हुए बोली, कहाँ हो विजय? भगवान के लिए आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ। अभी भी मुझे उम्मीद है कि अगर तुम 1 हफ्ते में आ गए तो मैं सिर्फ तुम्हारी बनूंगी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन हफ्ता बीत गया और विजय नहीं आया। फिर वो दिन भी आया जब सीमा अरमान की दुल्हन बनकर बैठी थी, अपनी अधूरी मोहब्बत पर मातम करती हुई। विजय ने ना कोई जवाब दिया, ना आया। सीमा ने किस्मत के आगे सिर झुका दिया और अरमान के घर चली गई, जहां उसे उसके 2 बच्चों को भी पालना था। सीमा की माँ ने भी पहले बहुत विरोध किया था, लेकिन मामी ने एक ही बात कहकर सब खत्म कर दिया। तुम्हारी बेटी को उसके बाप की गैर मौजूदगी और बिना दहेज के अगर कोई अपना नाम देने को तैयार है तो शुक्र मानो। हमारी 2 बेटियां हैं, हम दहेज में मदद नहीं कर सकते। मामी के इस तीखे जवाब ने मधु देवी को अरमान के रिश्ते पर सोचने पर मजबूर कर दिया था और आखिर उन्होंने अपने भाई को हाँ कह दी। सीमा ब्याह के ससुराल चली गई, लेकिन शादी की पहली रात अरमान ने उसके साथ जो सलूक किया, उसने सीमा को अंदर तक तोड़ दिया था। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो कमरे में अंधेरा पसरा हुआ था। वो घबरा के उठ बैठी, चारों तरफ नजर दौड़ाई, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। तभी दरवाजा खुला और अरमान सीने पर हाथ बांधे सख्त नजरों से उसे देख रहा था। टाइम देख रही हो तुम? सुबह के 11 बज रहे हैं और तुम अब तक नहीं उठी। मेरे बच्चे कब से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने नाश्ते की टेबल पर हंगामा मचा रखा है। जल्दी जाओ और उन्हें नाश्ता करवाओ। सीमा उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। मैं नाश्ता करवाऊं? अरमान ने उसकी तरफ घूर कर देखा। आंखों में गुस्सा था। जाहिर है अब तुम उनकी माँ हो, तुम्हें उनकी माँ का दर्जा मिला है तो सब काम भी तुम्हें ही करना होगा। मैं अपने बच्चों को रोज 10 बजे से पहले नाश्ता करवा देता हूँ, लेकिन आज तुम्हारी वजह से 11 बज गए हैं। सीमा फौरन उठी और बाहर आई। वहां का मंजर देखकर उसकी आंखें भर आईं। टेबल पर जूस गिरा पड़ा था, चाय फैली हुई थी और ऑमलेट का हाल तो कुछ और ही था। उसने गहरी सांस ली। किसी ने उसे नाश्ता तक पूछना गवारा नहीं किया था। उसने दोनों बच्चों को पास बुलाया और प्यार से कहा, आओ बेटा, यहाँ आओ। वो दोनों करीब करीब एक ही उम्र के लग रहे थे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराया और फिर दौड़कर सीमा के पास आ गए। आप हमें मारेंगी तो नहीं ना? पूजा ने आंखें फैलाकर पूछा। सीमा ने हंसकर सिर हिलाया। नहीं बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ थोड़ा डांटती है, थोड़ा प्यार करती है। अब हम सब मिलकर नाश्ता करेंगे, लेकिन पहले टेबल साफ करनी पड़ेगी ना। देखो कैसी गंदी हो गई है। सीमा ने प्यार से दोनों को गले लगाया तो वो दोनों मान गए। दरवाजे में खड़ा अरमान ये सब देख रहा था।
उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसे लगा सीमा उसके लिए अच्छा फैसला साबित होगी, लेकिन सीमा के अंदर क्या तूफान चल रहा था, ये किसी को नहीं पता था। शादी को 2 दिन ही हुए थे जब सीमा ने अरमान से कहा कि वो मायके जाना चाहती है। ये सुनते ही अरमान भड़क गया। मायके जाओगी तो बच्चे कौन संभालेगा? तुम्हें पता है मेरी माँ बूढ़ी हो गई हैं, उन्हें नर्स देखती है। मैं बच्चों को किसके हवाले कर दूं? मुझे ऑफिस जाना होता है। सीमा ने सिर झुका लिया और धीमे से बोली, ठीक है, और कमरे में लौट गई। वहां आयुष और पूजा आपस में झगड़ रहे थे। सीमा चुपचाप उनके पास बैठी रही। 2-3 बार मना भी किया, लेकिन आयुष ने सुना नहीं और एक खिलौना उठाकर पूजा के सिर पर दे मारा। अरमान जो बाहर निकल ही रहा था, उसने पूजा के रोने की आवाज सुनी तो दौड़कर अंदर आया। पूजा सिर पकड़कर रो रही थी और उसके सिर से खून निकल रहा था। सीमा ने तुरंत उसका खून रोकने की कोशिश की, लेकिन अरमान ने सब देख लिया था। वो गुस्से से लाल हो गया। वो आया और सीमा का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया, फिर एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा। सीमा सन्न रह गई, हाथ से अपना चेहरा पकड़कर बस उसे देखती रह गई। तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ मैं? बच्चों का ध्यान रखने के लिए, लेकिन तुम्हें तो बस मायके जाने की पड़ी है। बच्चों की परवाह नहीं है तुम्हें। आयुष ने तुम्हारे होते हुए पूजा को मारा और तुम्हें कुछ पता नहीं। वो चिल्लाया तो सीमा पीछे हट गई। उसने तुरंत पूजा को बाहों में भर लिया। अरमानों से लेकर अस्पताल चला गया। सीमा पीछे आई। मैं भी चलती हूँ, लेकिन अरमान की एक कड़ी नजर ही काफी थी। वो वहीं रुक गई और बस दरवाजा बंद होते देखती रही। पूजा के लिए उसका दिल पिघल गया था। वो बच्ची थी, उसे लगना सीमा को भी अंदर तक हिला गया था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सा इंसाफ है कि शादी के तीसरे दिन ही उसका पति उसे थप्पड़ मारे। दोपहर हो गई थी। अरमान अब तक पूजा को लेकर नहीं लौटा था। सीमा ने आयुष को खाना खिला दिया था, लेकिन खुद सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। वो पूजा की फिक्र में बेचैन थी। उसने अरमान को फोन किया, लेकिन उसने फोन काट दिया। तभी उसकी माँ मधु देवी का फोन आया। रोते हुए उसने सब कुछ बता दिया। मधु देवी फौरन उसके घर पहुंची। तभी अरमान अंदर आया। मधु देवी को देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। माफ कीजिए आंटी जी, लेकिन अपनी बेटी को समझाइए कि अब मायके में दिल लगाने से अच्छा है कि ससुराल में लगाए। अगर वो ध्यान रखती तो आज मेरी बेटी को ये चोट नहीं लगती। पूजा की हालत देखकर मधु देवी ने सीमा की तरफ गुस्से से देखा। तुम जानती हो ना, अब लौटने का कोई रास्ता नहीं है। सीमा चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रही। उसने मन में ठान लिया कि अब वो किसी बात में गलती नहीं करेगी। रात को वो दोनों बच्चों को कहानी सुना रही थी जब अरमान कमरे में आया। तुम अभी तक इन्हें यहाँ बिठाए हुई हो, इन्हें इनके कमरे में भेजो और आज से तुम वहीं पर सोओगी। जब जरूरत होगी मैं खुद बुला लूंगा। सीमा का चेहरा सुर्ख हो गया। अंदर से गुस्सा उबल आया, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। वो दोनों बच्चों को लेकर उनके कमरे में चली गई। कुछ ही देर में वो दोनों सो गए। सीमा देर तक वहां पर टहलती रही, खुद से बातें करती रही। उसके और अरमान के बीच कोई अपनापन नहीं था, कोई समझ नहीं थी। उसे एहसास हुआ कि अरमान ने उसे अपनी बीवी नहीं, बच्चों की आया बनाकर लाया है। अब वो किसी से शिकायत भी नहीं कर सकती थी। गिला तो उसे सिर्फ अपनी किस्मत से था, जिसने उसे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था, जहां वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। कुछ सोचकर वो बच्चों के कमरे से बाहर निकली और इतने बड़े घर में टहलने लगी। जब भी उसकी नज़र सीढ़ियों के पास लगी, उस बड़ी सी तस्वीर पर पड़ती जिसमें एक बहुत खूबसूरत औरत अरमान के साथ बैठी कैमरे की तरफ मुस्कुरा रही थी, तो वो ठहर जाती। वो आगे बढ़ी और तस्वीर को गौर से देखने लगी। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, तस्वीर का बैलेंस बिगड़ गया और वो जमीन पर गिरकर टूट गई। कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए थे और उस तस्वीर की खूबसूरती अब बिखर कर जैसे बदसूरत लगने लगी थी। सीमा डर के मारे पीछे हट गई। आवाज सुनकर अरमान बाहर आया और जब उसने देखा कि उसकी सबसे पसंदीदा तस्वीर जो उसकी बीवी के साथ थी जमीन पर टूटी पड़ी है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो तेजी से आगे बढ़ा, सीमा का हाथ पकड़कर कमरे में ले गया और उसे बेड पर पटक दिया। क्या बदतमीजी है ये? माना कि तुम छोटे घर से आई हो, लेकिन क्या इतनी भी समझ नहीं है कि घर में कैसे रहा जाता है, घर की चीजों की हिफाजत कैसे की जाती है?
ये मेरी और मेरी बीबी की आखिरी निशानी थी। तुमने इसे भी तोड़ दिया। आखिर तुम चाहती क्या हो? कभी कोई तमाशा कर देती हो, कभी कोई और गलती। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। अरमान ने देखा कि वो रो रही है तो उसका गुस्सा थोड़ा कम हुआ। उसने कहा, ठीक है, बनवा लूंगा मैं इसे, लेकिन अगली बार ध्यान रखना। सीमा ने उसकी तरफ देखा और बोली, चीजें टूट जाती हैं तो बन भी जाती हैं, लेकिन जब जुबान से निकला कोई लफ्ज किसी के दिल को चीर दे तो वो निशान कभी नहीं मिटता, हमेशा याद रह जाता है। सीमा की बात सुनकर अरमान को अंदर से शर्मिंदगी हुई, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। वो चुपचाप लेट गई। थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बराबर में बैठा है। उसने आंखें खोली तो देखा कि अरमान उसके पास बैठा उसे गौर से देख रहा था। सॉरी, उसने धीरे से कहा, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। अरमान की बात सुनकर सीमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो खामोश रही। तभी अरमान उसके करीब आया, उसे कमर से खींचकर अपने पास किया और बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो। आज सच में ये महसूस हो रहा है। सीमा की पलकें झुक गईं। उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं और उसी रात, शादी के 1 हफ्ते बाद, अरमान ने पहली बार अपना हक जता दिया। इसमें सीमा की कोई मर्जी नहीं थी, सब कुछ अरमान की मर्जी से हुआ। उसने अपनी ख्वाहिश पूरी की और फिर पीठ फेर कर सो गया। उसने पीछे मुड़कर ये तक नहीं देखा कि सीमा की हालत क्या है, उसकी आंखों में क्या है। अरमान करवट लेकर सो चुका था, लेकिन सीमा सारी रात जागती रही। उसके दिमाग में तूफान चल रहा था। भला ये कैसी शादी है? जब चाहे जलील कर दें, जब चाहे पास बुला लें, जब चाहे दूर कर दें। उसके अंदर मोहब्बत की जगह नफरत ने जगह ले ली थी। अगले दिन सुबह जब वो उठी तो सीधा किचन में चली गई। तभी उसे लगा जैसे किसी ने पीछे से उसका दुपट्टा खींचा हो। उसने मुड़कर देखा तो वहां आयुष खड़ा था। मुस्कुराते हुए बोला, मम्मी, मेरी बात सुनिए ना। देखिए, मैंने ये ड्राइंग बनाई है, अच्छी है ना? सीमा चौंक गई। वो अब तक उसे आंटी कहता था, आज पहली बार मम्मी कहा था। उसके दिल में एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने ड्राइंग ली और बोली, बहुत प्यारी है। तभी पूजा दौड़ती हुई आई। आंटी, आज हम पार्क चलेंगे ना? पापा तो हमें ऑफिस से आने के बाद पार्क ले जाते थे। आज आप चलिए ना हमारे साथ। सीमा के दिल में एक अजीब सी नरमी आई। धीरे धीरे उसे इस घर की हर बात समझ में आने लगी थी। उसने जल्दी जल्दी बच्चों को नाश्ता कराया, फिर उन्हें तैयार किया और खिलौनों के साथ बिठा दिया। जब अरमान ऑफिस जाने लगा तो सीमा ने हिम्मत करके कहा, अगर आप बुरा न माने तो मैं बच्चों को शाम को पास के पार्क में ले जाया करूं। अरमान पहले तो थोड़ा हैरान हुआ, फिर मुस्कुराया और बोला, ठीक है, ले जाया करो। दिन बीतते गए। बच्चे अब सीमा से बहुत जुड़ गए थे। वो उसके बिना सोना तो दूर, खाना भी नहीं खाते थे। सीमा भी उनसे बहुत लगाव महसूस करने लगी थी, लेकिन कुछ था जो उसके और अरमान के बीच अब भी अधूरा था। पति पत्नी का रिश्ता तो बन चुका था, पर दिल और दिमाग से वो एक दूसरे से बहुत दूर थे। उनके बीच बस एक दिखावटी रिश्ता था, जिसमें ना अपनापन था न सुकून। सीमा के अंदर अब भी खालीपन था। उसकी माँ का 5 साल पहले देहांत हो चुका था और उसके जाने के बाद वो अपने मामा मामी के घर भी नहीं जाती थी। उसे अब सिर्फ एक चीज की कमी महसूस होती थी, प्यार की। अरमान ने उसे सब कुछ दिया था, बड़ा घर, सुविधा, इज्जत, पर मोहब्बत नहीं। वो चाहती थी कोई ऐसा हो जो उसे समझे, उसकी तारीफ करे, उसकी अच्छाई को महसूस करे, उसके अंदर झांके, उसकी बातों में दिलचस्पी ले, उसे अपनेपन से भर दे। लेकिन अरमान के साथ उसका रिश्ता बस एक आदत बन चुका था। पति पत्नी के नाम पर रिश्ता तो था, लेकिन एहसास और लगाव गायब थे। और यही एक बात सीमा के दिल में गहरा खालीपन छोड़ गई थी। बच्चे उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, एक पल भी उसके बिना नहीं रहते थे, और सीमा को भी इस बात का एहसास हो गया था। एक दिन सुबह सुबह उठते ही उसे बहुत तेज चक्कर आए। उसे लगा जैसे वो जमीन पर गिर जाएगी। तभी अरमान ने उसे पकड़ लिया। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरमान ने उसे कुर्सी पर बिठाते हुए पूछा। ठीक हो, बस 2-3 दिन से थोड़ा सा अजीब लग रहा है, सीमा ने धीरे से कहा। तभी अरमान के दिमाग में खतरे की घंटी बजी। देखो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मुझे और बच्चे नहीं चाहिए, और अगर ऐसी कोई बात है तो इसे शुरू होने से पहले ही खत्म कर दो। सीमा सुनकर पत्थर सी रह गई।
उसका ध्यान तो इस तरफ गया ही नहीं था, और अगर कुछ होता भी तो वो सीमा का पहला बच्चा होता। अरमान इतना बेरहम कैसे हो सकता है? सीमा की आंखों से आंसू निकल पड़े। तभी आयुष और पूजा अंदर आए और माँ को रोते देखा तो दोनों उसके पास बैठ गए। माँ, आप रो क्यों रही हो? आयुष ने अपने छोटे छोटे हाथों से उसके आंसू पोंछे। माँ, आप रोती हुई अच्छी नहीं लगती, हंसती हुई बहुत प्यारी लगती हैं, पूजा बोली। लेकिन सीमा के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई। आज अरमान ने सच में साबित कर दिया था कि उसने सीमा को सिर्फ बच्चों की आया और खुद का टाइम पास बनाने के लिए घर लाया है। उसके लिए सीमा की कोई अहमियत नहीं थी, ना कोई जगह। ये सोचकर सीमा का दिल बहुत उदास हो गया। वो प्रेग्नेंट नहीं थी, बस कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। उसने सोचा शायद कमजोरी होगी, पर अरमान ने उसे अंदाजा लगाने तक से मना कर दिया और साफ कह दिया कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर अंजाम बहुत बुरा होगा। शाम तक उसका मन बहुत भारी था। उसने अलमारी से अपना पुराना मोबाइल निकाला जिसमें उसकी और उसके कॉलेज फ्रेंड विजय की कुछ पुरानी चैट्स बची हुई थीं। वो चैट पढ़ते हुए उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। विजय ने उससे शादी का वादा किया था, पर वो निभा नहीं सका। शादी से 1 हफ्ता पहले तक सीमा उसे मैसेज करती रही कि वो आए और उसे अपने साथ ले जाए, लेकिन विजय ने कोई जवाब नहीं दिया। जब वो शादी करके अपने नए घर आ गई और जिम्मेदारियों में उलझ गई, तब विजय ने जवाब भेजा, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने वो सारे मैसेजेस डिलीट कर दिए और भारी मन से बच्चों को लेकर पार्क चली गई। सीमा का रोज का रूटीन था शाम को बच्चों के साथ पार्क जाना। बच्चे खेलते रहते थे और वो बेंच पर बैठकर उन्हें देखती रहती थी। आज भी वो बेंच पर बैठी हुई थी कि पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वो पलटकर देखने लगी तो उसके हाथ पांव सुन्न पड़ गए। पीछे वाली बेंच पर विजय किसी से फोन पर बात कर रहा था। तभी विजय की नजर भी सीमा पर पड़ी और दोनों वहीं रुक गए। सीमा ने जल्दी से नजरें फेर लीं। वो उठकर जाने लगी तो विजय उसके पास आया और थोड़ा फासला रखकर उसके पास बैठ गया। कैसी हो? उसने पूछा। सीमा का दिल तेज तेज धड़कने लगा। 5 साल बाद आज वो सामने था, बिल्कुल वैसा ही जैसे पहले था, पर सीमा बहुत बदल चुकी थी। ठीक हूँ, उसने आंखें झुकाकर कहा। लगती तो नहीं हो, बहुत कमजोर लग रही हो। यहाँ किसके साथ आई हो? वो जवाब नहीं देना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि वो चुप नहीं रह सकी। अपने बच्चों के साथ। विजय मुस्कुराया। तो तुमने शादी कर ली? सीमा ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, कर ली। तुमने? नहीं, मैंने शादी नहीं की। उसकी बात सुनकर सीमा ने पलटकर देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। रो क्यों रही हो? विजय ने पूछा। नहीं, मैं तो नहीं रो रही, बस तुम अभी भी मेरी आंखें पढ़ लेते हो। विजय हल्का मुस्कुराया। तभी आयुष और पूजा दौड़ते हुए आ गए और माँ के पास बैठे किसी अंकल को देखकर बोले, माँ, ये कौन है? सीमा ने जल्दी से कहा, पता नहीं बेटा, चलो घर चलते हैं। उसने दोनों का हाथ पकड़ा और चलने लगी। जाते जाते उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। विजय उसे हाथ हिलाकर अलविदा कह रहा था। उस मुलाकात ने उसके अंदर कुछ जगा दिया था, एक अधूरी चाह, एक पुरानी याद। अब वो रोज बच्चों को पार्क ले जाने लगी। 2 दिन तक विजय नहीं आया तो उसने सोचा शायद वो मुलाकात बस एक इत्तेफाक थी। उसने खुद को समझाया शायद वक्त ने 2 पल के लिए रास्ते मिलाए थे, लेकिन उसके दिल की खाली जगह अब और भी ज्यादा महसूस होने लगी। अरमान ने कभी उस जगह को भरने की कोशिश ही नहीं की थी। एक शाम वो ऐसे ही उदास बैठी अपने हाथों की लकीरें देख रही थी। तभी उसे फिर से वही जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई, वही खुशबू जो विजय कॉलेज के वक्त लगाया करता था। उसने पीछे देखा तो विजय उसके पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। सीमा के होठों पर भी हल्की मुस्कान आ गई। वो उसके पास बेंच पर बैठ गया और बोला, कैसी हो तुम? सॉरी, 2 दिन से आ नहीं सका। उम्मीद है तुमने मेरा इंतजार किया होगा। सीमा मुस्कुराई। तुम आज भी मेरे दिल की हर बात जान जाते हो। वो एक अदा से बोली। क्यों ना जान जाऊं, क्योंकि एक जमाना मैंने तुम्हारी मोहब्बत में गुजारा है। विजय ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे चेहरे पर जो थकावट है ना, वो बता रही है कि तुम अपने पति के साथ खुश नहीं हो। सीमा के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसकी आंखों में नमी आ गई। वो रिश्ता शायद अधूरा है। मैं पूरा रिश्ता चाहती हूँ।
उसी की तलाश में इधर उधर भटक रही हूँ। सीमा ने अपने दिल का हाल खोलकर रख दिया। विजय ने उसके हाथ पर हाथ रखा तो उसने झटके से हाथ खींच लिया। अभी भी मैं अरमान की पत्नी हूँ। माना कि हम दोनों का यूं पार्क में अकेले मिलना ठीक नहीं है, लेकिन क्या मेरा हक नहीं है कि मैं अपने पति की केयर हासिल करूं? एक ऐसा इंसान चाहती हूँ जो मुझे समझे, मुझसे मोहब्बत का इजहार करे, मेरे साथ जिंदगी में कदम से कदम मिलाकर चले, मेरी मेहनत के बदले बस 2 प्यार के बोल बोल दे। उसने मन ही मन सोचा। विजय ने धीरे से कहा, तुम्हें बुरा लगा? लेकिन सीमा बिना जवाब दिए बच्चों की तरफ बढ़ गई। बच्चों ने भी विजय को देखा था। रास्ते में चलते हुए आयुष ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों बच्चों ने एक साथ पूछा, मम्मी वो अंकल कौन हैं जो पार्क में आपके साथ बैठकर बातें करते हैं? आयुष के मुंह से ये सुनकर सीमा ठिठक गई। वो कुछ पल रुकी, फिर बोली, बेटा वो मुझसे बातें नहीं करते। उनका बेटा भी पार्क में आता है। वो अपने बेटे को देखने के लिए बेंच पर बैठे होते हैं। उसने बात बदल दी, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रही। इस एहसास ने उसे भीतर से झकझोर दिया। वो घर लौट आई, बच्चों को खाना खिलाकर सुला दिया। तभी अरमान ने इशारे से कमरे में बुलाया। उसके दिल में थकावट सी छा गई। उसे लगा जैसे अरमान फिर वही करने बुला रहा है जो वो हर रोज करता है, सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए। 5 साल से वो यही सब झेल रही थी। पहले बच्चे, फिर अरमान, फिर बच्चे। उसकी खुद की जिंदगी जैसे कहीं खो गई थी। वो धीमे कदमों से कमरे में गई। अरमान लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। उसने इशारे से उसे अपने पास बुलाया। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि वो काम के बीच में उसे बुला रहा था। कैसी हो? बहुत बिजी रहती हो आजकल। 2 मिनट बैठकर बात कर लिया करो, उसने कहा। सीमा हैरान होकर बोली, मैं बिजी रहती हूँ? शायद हम दोनों ही बिजी रहते हैं। खैर बताओ, दिन कैसा गुजरा? बच्चों ने क्या किया? तुमने खाना खाया? अरमान ने पूछा। तभी सीमा को याद आया कि आज उसने कुछ खाया ही नहीं था। क्या तुमने खाना नहीं खाया? रात के 12 बज रहे हैं, अरमान ने हैरत से कहा। सीमा उठने लगी। मैं अभी ले आती हूँ। अरमान ने उसका हाथ पकड़कर उसे पास बिठा लिया। नौकरानी को बोल दूंगा, वो ले आएगी। तुम क्यों थक रही हो? थोड़ा आराम करो, तुम बहुत थक जाती हो ना। पहली बार अरमान का लहजा इतना नरम था। सीमा के दिल की दीवार से जैसे एक ईंट गिर गई। अरमान ने आज पहली बार न सिर्फ उससे खाने का पूछा था, बल्कि उसे आराम करने के लिए कहा था। सीमा के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। थोड़ी देर में नौकरानी खाना ले आई। अरमान ने प्लेट उसके आगे रखी। मैं खा चुका हूँ, वरना तुम्हारा साथ देता। तुम खा लो, फिर थोड़ी बातें करते हैं। जब तक सीमा खाना खत्म करती, अरमान वहीं सोफे पर लेट गया और पल भर में सो गया। सीमा ने गहरी सांस ली, बर्तन उठाकर किचन में रख दिए, फिर बच्चों के कमरे में चली गई। वो चैन से सो रहे थे। कुछ देर पहले जो खुशी उसके दिल में आई थी, वो अचानक जैसे कहीं गुम हो गई। अगली सुबह सारे काम निपटाने के बाद शाम होते ही सीमा ने बच्चों का हाथ थामा। वो किसी चुंबक की तरह विजय से मिलने के लिए बेचैन थी, क्योंकि विजय उसकी आंखों में छिपे सवालों को पढ़ लेता था और उनके जवाब बड़ी सादगी से दे देता था। वो उसके दिल की हालत को जानता था और उसे ऐसे समझाता था कि सीमा को लगता था कि बस यही जिंदगी खूबसूरत है। बाकी जो जिंदगी वो अरमान के साथ जी रही है, उसमें बस जिम्मेदारी और समझौते हैं, प्यार नाम की कोई चीज नहीं। आज भी वो पार्क पहुंच गई थी। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन विजय कहीं नजर नहीं आया। इससे पहले कि वो मायूस होती, किसी ने पीछे से आवाज दी और उसके सामने आइसक्रीम कोन बढ़ाया। वो मुस्कुराई, क्योंकि ये और कोई नहीं, विजय ही हो सकता था। वो उसके लिए भी आइसक्रीम लेकर आया था। बच्चे पार्क में खेल कूद में लगे हुए थे। तुम्हें अब भी याद है, मुझे ये आइसक्रीम पसंद है? सीमा ने हैरानी और खुशी दोनों के साथ पूछा। विजय मुस्कुराया। मैं तुम्हें कभी नहीं भूला सीमा, ना आज न कभी। क्या तुम एक बार फिर मेरी जिंदगी में वापस नहीं आ सकती? विजय की ये बात सुनकर सीमा एकदम सन्न रह गई। तीसरी ही मुलाकात में विजय ने उसे फिर से अपनी जिंदगी में शामिल करने की बात कह दी थी और सीमा कुछ बोल ही नहीं पाई। ये मेरा नंबर है, विजय ने कहा, रख लो, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। सीमा ने बिना कुछ कहे वो नंबर थाम लिया, जैसे जिंदगी उसे इशारा कर रही थी कि वो अब अपनी खुशियां खुद चुन सकती है।
उसे किसी चीज की बेड़ी नहीं रोक रही थी। वो चाहे तो अब अपना फैसला खुद कर सकती थी। रात भर वो सोचती रही कि क्या करे। सुबह जब वो बच्चों के पास गई तो बच्चे कहानी की किताब पढ़ने में लगे हुए थे। उन्हें देखते ही दोनों भागकर उसके गले लग गए। मम्मी, आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक बात कहूँ? पूजा ने धीरे से कहा। हाँ बेटा, बोलो। पूजा ने कान में फुसफुसाकर कहा, आप उन अंकल से मत मिला करो। मुझे वो अच्छे नहीं लगते। मुझे तो सिर्फ पापा ही अच्छे लगते हैं। सीमा जैसे पत्थर की हो गई। पूजा ने आगे कहा, आप पापा के साथ ही अच्छी लगती हैं। आप हमें छोड़कर मत चली जाना मम्मी। वो अंकल मुझे लगता है आपको हमसे छीन लेंगे। उनकी बातों में मत आना। ये सुनकर दोनों बच्चे रो पड़े और सीमा के सीने से लग गए। जब वो घर पहुंची तो घर में थोड़ा अंधेरा था। उसे हैरानी हुई ही थी कि तभी बच्चों ने जोर से चिल्लाया, हैप्पी बर्थडे मम्मी। सीमा हैरान रह गई। अरे, तुम्हें मेरा बर्थडे याद था? हाँ मम्मी, पापा ने बताया था। चलिए कमरे में, वहाँ बहुत बड़ा सरप्राइज है। बच्चे उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले गए। अंदर पहुंची तो देखा पूरा कमरा सजाया हुआ था। बीच में केक रखा था। सीमा की आंखें भर आईं। शादी के 5 साल बाद अरमान ने पहली बार ऐसा सरप्राइज दिया था। वो बहुत खुश थी। बच्चों ने उसे प्यार से केक खिलाया और ऐसा माहौल था जैसे घर में फिर से खुशियां लौट आई हों। अरमान और सीमा के बीच जो दीवार थी वो अब धीरे धीरे टूटने लगी थी। उस रात अरमान ने उसे गिफ्ट दिया और उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए बहुत देर तक बातें करता रहा। अपने बचपन की, अपनी पुरानी यादों की और अपनी पहली बीवी की भी। उसके दिल का बोझ जैसे धीरे धीरे उतरने लगा था। पहली बार उसने सीमा को अपने दिल से अपनाया। सीमा के लिए बस इतना ही काफी था। उस रात वो सुकून से सोई। बच्चे अपने कमरे में थे और अरमान के साथ वो अपनी नई यादें बना रही थी। अगली सुबह अरमान ने कहा, आज ऑफिस से जल्दी आऊंगा। बच्चों को और तुम्हें आउटिंग पर ले चलूंगा। शादी के बाद पहली बार वो अरमान के साथ घूमने जा रही थी। उसने बहुत प्यार से तैयार होकर बच्चों के साथ बाहर कदम रखा। सब मिलकर घूमे, हंसे, खाए पिए और बच्चों की हंसी ने जैसे सीमा के दिल में फिर से जिंदगी भर दी। अरमान भी अंदर से बहुत खुश था। अपनी पूरी फैमिली को साथ देखकर वो मुस्कुरा रहा था। ये 3 दिन सीमा की जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। अरमान ने उसे इतना प्यार और अहमियत दी कि उसका दिल जीत लिया। 3 दिन बाद जिंदगी फिर से अपनी रफ्तार में आ गई, लेकिन अब रिश्ते में गर्माहट थी। अरमान अब अक्सर नाश्ता खुद बनाता था। दोनों साथ बैठते, बातें करते, फिर वो ऑफिस चला जाता और सीमा के पास उसकी मीठी बातें रह जाती। एक हफ्ते बाद सीमा बच्चों को लेकर पार्क पहुंची। वहां विजय को देखकर उसे वो सब याद आ गया, पर अब सब कुछ बदल चुका था। अरमान ने उसके दिल की खाली जगह भर दी थी, प्यार, ध्यान और अपनापन देकर। अब उसे विजय की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहीं से एक नया मोड़ आया। विजय उसकी तरफ बढ़ा और बोला, कहाँ रह गई थी तुम? 1 हफ्ते से रोज तुम्हारा इंतजार करता हूँ। आज तो तुम्हारे चेहरे का रंग ही बदला हुआ लग रहा है। सीमा ने कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ गई। विजय ने रास्ता रोक लिया। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। आखिर तुम मुझे इस तरह परेशान क्यों कर रही हो? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम अपने पति से कब कहोगी कि तुम्हें तलाक चाहिए? सीमा के पैरों तले से जैसे जमीन ही खिसक गई। उसने सख्ती से कहा, ऐसा नहीं हो सकता विजय। वो वक्त बस एक कमजोरी थी। मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती। विजय हंस पड़ा। तुम्हें क्या लगा मुझे एक बार फिर अपने प्यार के जाल में फंसा के छोड़ दोगी? ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर 2 दिन में तुमने अपने पति से तलाक नहीं लिया तो मैं खुद तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा और सब कुछ बता दूंगा कि तुम पार्क के बहाने मुझसे मिलती थीं और मुझसे प्यार का वादा भी किया था। सीमा वहीं थम गई, जैसे उसके होश उड़ गए हों। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो विजय को देख रही थी। वो वहां से चला गया, लेकिन उसकी जिंदगी में एक बड़ा तूफान खड़ा करने की तैयारी कर रहा था। क्या बात है? तुम इतनी चुप क्यों हो? उदासी तुम्हारे चेहरे पर साफ दिख रही है। रात को जब सीमा अपने कमरे में बैठी हाथों पर क्रीम लगा रही थी तो अरमान ने उसे देख के कहा। वो थोड़ी चौंक गई। कुछ नहीं, बस थोड़ी थकान है। अरमान आगे बढ़ा और उसकी कमर पकड़कर उसे अपने करीब किया। मेरी बीवी उदास हो और मैं उसकी उदासी दूर ना करूं। वो उसकी गर्दन के पास झुककर उसे एहसास कराने लगा कि उसे सीमा की फिक्र है। सीमा मुस्कुराई,
लेकिन उसी वक्त उसे विजय की बात याद आ गई। वो एकदम से खो सी गई। अब वो क्या करेगी? अगर उसने अरमान को सब कुछ बता दिया तो शायद अरमान की ये मोहब्बत, जो अभी कुछ वक्त पहले ही उसे मिलनी शुरू हुई थी, फिर से खत्म हो जाएगी। वो सारी रात यही सोचती रही। जब अरमान सो गया तो सीमा ने उसके चेहरे को देखा और तय कर लिया कि उसे अब क्या करना है। अगले दिन जब वो बच्चों को लेकर पार्क गई तो वहीं पर विजय खड़ा मिल गया। बात कर ली? अपने पति से तलाक की? उसने ताने मारते हुए कहा। सीमा ने एक पल भी नहीं सोचा और जाकर उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं कमजोर पल में बहक गई थी और तुम्हारी बातों में आ गई थी, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैंने अपनी हद पार नहीं की थी। मैंने बस अपने दिल की बातें तुम्हें एक दोस्त समझकर बता दी थीं और तुमने उसका गलत फायदा उठाया, बजाय इसके कि तुम मुझे समझाते कि अपने पति के साथ अपनी जिंदगी संभालो। तुम तो मुझसे तलाक की बातें करने लगे। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुम कहीं नहीं थे, और अब जब सब ठीक होने लगा है तो तुम आ गए मेरी जिंदगी में जहर घोलने। मेरे 2 बच्चे हैं, विजय, और मैं अब सिर्फ उनके बारे में सोचती हूँ। विजय हंसने लगा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? ये दोनों बच्चे तुम्हारे नहीं बल्कि अरमान के हैं। तभी किसी ने पीछे से विजय की कॉलर पकड़ ली और उसे जोर से खींचते हुए एक घूंसा मारा। वो जमीन पर जा गिरा। सीमा ने हैरानी से देखा। वो अरमान था। वो न जाने कब से सब कुछ सुन रहा था। क्या बकवास कर रहा है तू? अरमान गुस्से में बोला। मेरी बीवी को मेरे खिलाफ भड़काते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरा घर तोड़ते हुए तुमने ये नहीं सोचा कि मेरे बच्चों का क्या होगा? अरमान ने विजय को बुरी तरह पीट दिया। विजय वहां से भाग निकला। सीमा रोते हुए अपना चेहरा हाथों में छिपा ली। अरमान ने उसे चुपचाप घर ले आया। वो उसे गुस्से से देख रहा था। तुम्हें क्या लगा था कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मैं सब जान चुका था। बच्चों ने मुझे सब बता दिया था। तब मैंने खुद से सोचा और मुझे समझ में आया कि कमी न तुम्हारे अंदर थी न विजय के अंदर। कमी मुझ में थी और उसी कमी की वजह से तुम बहक गईं। मैं तुमसे नाराज तो हूँ, लेकिन मैं कोई बड़ा फैसला नहीं लूंगा। तुम यहाँ रहो, बच्चों का ख्याल रखो। गलती तुमसे हुई, लेकिन उस गलती की वजह भी मैं ही था। मैं अभी ये बात समझ चुका हूँ। सीमा फूट फूट कर रो पड़ी। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं भटक गई थी अरमान। मुझे बस आपका वक्त चाहिए था, आपका साथ चाहिए था। आपकी मोहब्बत की कमी महसूस हो रही थी, और जिस दिन मुझे ये सब चीजें मिली उसी दिन मैंने किसी और की तरफ देखना छोड़ दिया। मैंने कभी अपनी हद पार नहीं की। मैं बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, और ये जो 2 हफ्ते आपने मुझे समझा, मुझे अपनाया, मेरी बातें सुनी, ये मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। 5 साल तक सब कुछ सहा, पर अब मुझे लगता है कि मेरी मेहनत रंग लाई है। अरमान ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे अपने सीने से लगा लिया। बस अब और मत रो सीमा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जब 5 साल तक तुमने किसी और की तरफ नहीं देखा, तो अब तो मैं जान गया हूँ कि तुम मुझे और बच्चों को कभी नहीं छोड़ सकती। वो मुस्कुराई, लेकिन अचानक उसके सिर में चक्कर आने लगे। वो गिरने लगी। अरमान ने फौरन उसे पकड़ लिया। उसने उसे बेड पर लिटाया और डॉक्टर को तुरंत फोन किया। डॉक्टर आया और बोला, आपकी पत्नी काफी कमजोर हैं, आपको इनका अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा, और हाँ, ये प्रेग्नेंट भी हैं। ये सुनकर अरमान के चेहरे पर खुशी फैल गई। सीमा ने शर्म से अपना चेहरा झुका लिया। हम इस बच्चे को जरूर इस दुनिया में लाएंगे। अरमान ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, ये हमारा बच्चा होगा, हमारी मोहब्बत की निशानी। बच्चे भी ये खबर सुनकर बहुत खुश हुए कि उनका छोटा भाई या बहन आने वाला है। सीमा ने राहत की सांस ली। उसे लगा जैसे भगवान ने आखिरकार उसकी सुन ली हो। सीमा ने अरमान की छाती पर सिर रखकर उसकी बातें सुनी। वो अपने आने वाले बच्चे को लेकर सपने देख रहा था कि उसे कैसे पालेंगे, कैसे उसकी हर खुशी पूरी करेंगे। सीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो खुशी के थे। उसने भगवान को दिल से धन्यवाद दिया। कई सालों की तकलीफों के बाद आखिर उसकी किस्मत उस पर मेहरबान हो गई थी। उसे अपने पति की मोहब्बत भी वापस मिल गई थी, और उनका साथ भी। अब वो पहले से कहीं ज्यादा अरमान से मोहब्बत करने लगी थी, और बच्चों का ख्याल रखकर उसने अरमान के दिल में अपनी जगह फिर से बना ली थी। ये पूरी कहानी काल्पनिक है।
इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन, शिक्षा और सस्पेंस आधारित कहानी को प्रस्तुत करना है। आपको ये कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप भी दें। और ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।